62 वर्ष के इस्माइल हानिये को दुनिया ने हमास के एक कट्टर नेता के रूप में देखा। खासकर इजराइल पर हुए हमले के बाद इस्माइल हानिये के जो भी बयान सामने आए उसमें वो इजराइल को पूरी तरह से तबाह करने की धमकियां देता और फिलिस्तीन की लड़ाई के लिए लाखों कुर्बानियों की लगातार बात करता दिखता था। फिलिस्तीन के लिए हिंसा और आतंकवाद का रास्ता अख्तियार करने से उसे जरा भी गुरेज नहीं था। आपको एक झलक इस इस्माइल हानिये के राजनीतिक सफर की भी दिखाते हैं। दरअसल जमीनी स्थिति क्या थी? इस्माइल हानिये खुद तो 2019 के बाद से कतर में रहता था, लेकिन 2017 में ही उसे हमास के राजनीतिक विंग का चीफ बनाया गया था। उसकी विचारधारा का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकवादी इजराइल में कत्लेआम मचा रहे थे, हजारों लोगों को या बंदी बना रहे थे या मार रहे थे या यातना दे रहे थे, 1200 लोग कुल मिलाकर मारे गए थे। तो अरब मुल्कों में बैठकर ही इस्माइल हानिये कह रहा था कि अरब मुल्कों ने इजराइल के साथ जो भी समझौते किए हैं उससे हमास का मुद्दा कभी खत्म नहीं होगा। उसके लिए सशस्त्र प्रतिरोध यानी आतंकवादी हमले का ही रास्ता महत्वपूर्ण है। सोचिए, जिस गाजा पट्टी में फिलिस्तीन में इजराइल के पिछले 9 महीनों से ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसमें 39,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 90,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, तकरीबन पूरा गाजा पट्टी खंडहर में तब्दील हो चुका है, बदल चुका है। उसके बावजूद इस्माइल हानिये ने हथियार डालने के बजाय सशस्त्र संघर्ष के रास्ते पर अडिग रहने की बार बार वकालत की बात की। हमास की ओर से ऐसे ही बयानों और रुख की वजह से इजराइल को फिलिस्तीन पर लगातार हमले करने के बहाने मिलते रहे। हमास के आतंकवादियों को नेस्त नाबूद करने के सिलसिले में इजरायली हमले में कई बच्चे, बुजुर्ग, निर्दोष लोग भी मारे जाने लगे और इन सब मौतों के लिए इजराइल एक तरीके से हमास के नेतृत्व को ही जिम्मेदार मानता था, चाहे याह्या सिनवार की बात हो या फिर हानिये की। इजराइल का मानना यह है कि इतने बरसों में इस्माइल हानिये ने ही हमास के आतंकवादियों को सशक्त और आक्रामक बनाया, उनके लिए संसाधन जुटाए, उनकी रणनीतियां लगातार बनाई। और देखिए गौरव, मेरे को लगता है जो अभी स्थिति है, अभी नया लीडर उभरने की चांसेस काफी कम है, क्योंकि अभी रडार में कोई दिखता नहीं है और याह्या सिनवार भी मेरे को लगता है शीघ्र ही मारा जाएगा और काफी हमास के टॉप मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप काफी हद तक काफी खत्म कर दी गई है और ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर का स्टेटेड एम था उनका खात्मा। अब सवाल उठता है कि क्या नई लीडरशिप आएगी? मेरे को अब लगता नहीं है। और देखिए गौरव, अभी इस वॉर में काफी चीजें चेंज हो सकती हैं। पहली बात, हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अभी एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री की घोषणा कर दे और बोले कि मैं डायलॉग के लिए या सीज फायर के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा मेन टारगेट था ये इस्माइल हानिया, मेरा ये टारगेट था तो मैंने अचीव कर लिया है। अब हो सकता है कि मैं सीज फायर टॉक्स के लिए तैयार हूं। जहां तक ईरान का सवाल है, हिजबुल्लाह का सवाल है, वो काउंटर स्ट्राइक करेंगे, लेकिन अप्रैल में भी आपने देखा था ईरान ने जो काउंटर स्ट्राइक्स की थी उनकी आधी से ज्यादा मिसाइल्स तो टारगेट पे नहीं पहुंची, कई डर थी। तो मेरे को लगता है ये इस प्रकार का करेंगे और वो बताएंगे कि हमने भी एक अटैक किया है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मंजीत, ऐसे में जो खतरा है वो हूथी विद्रोहियों का भी और खासतौर पर लाल सागर के क्षेत्र में बहुत बढ़ जाता है और यहां भारत की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को फ्री रखने में। बिल्कुल गौरव, ईरान के आसपास देखें तो समुद्री व्यापार जो भारत का होता है उसके लिए चुनौतियां होंगी और जो तिकड़ी है हिजबुल्लाह, हुती और हमास की, ये चुनौतियां खड़ी करेंगे। और एक और बड़ी बात, इजराइल के मुकाबले अगर देखें तो ईरान के लिए बड़ी चुनौती, क्योंकि हाल के दिनों में उनके राष्ट्रपति दुर्घटना का शिकार हुए, वो भी एक सस्पेंस है और अब उनके राजधानी में घुसकर हमास के लीडर को मार दिया जाता है। तो ईरान का क्या रिएक्शन होगा और उसको लेकर भारत भी अपनी तैयारी को देखेगा। भारत भी हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन ईरान के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि तेहरान के अंदर घुसकर हमास लीडर को मारा गया है और इजराइल ने लगातार पिछले 8-9 महीनों में जिस तरह की रणनीति पर काम किया, उनकी पूरी कोशिश थी कि पूरी तरह से वाइप आउट किया जाए हमास को।
वाइप आउट किया जाए, यानी इस्माइल हानिये के साथ साथ राजेश याह्या सिनवार पर नजर रहेगी इजराइल की, लेकिन जो हिजबुल्लाह है उनके बड़े हमले का भी इस समय डर है इजराइल को, या उसकी आशंका तो जरूर है राजेश? देखिए गौरव, हिजबुल्लाह के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से हिजबुल्लाह ने काफी रॉकेट्स फायर किए हैं, जिसमें एक हमले में 12 बच्चे मारे गए थे गोलान एरिया में। तो लगातार उनके हमले बढ़ रहे हैं और इसकी जवाबी कार्रवाई इजराइल तैयार कर रहा था। और लेबनान के ऊपर हमला, जहां पर हिजबुल्लाह बेस्ड है लेबनान के अंदर, वहां हमले की तैयारी इजराइल की लगभग पूरी हो चुकी है और वहां कभी भी हमला लॉन्च किया जा सकता है। पूरी दुनिया को इस चीज का पता है। इसी के मद्देनजर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका भी बयान आया है कि हर कोई संयम बरते। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो इंपॉर्टेंट इनपुट आया है वो ये आया है कि जो ये हमला हुआ है हमास लीडर के ऊपर तेहरान के अंदर, वो जो घर था जिसमें हमला हुआ है वो ईरान के नए राष्ट्रपति के घर से सिर्फ 150 मीटर दूरी पर था, जो अपने आप में ये दर्शाता है कि ये इजराइल की एक काबिलियत है कि वो कहीं भी तेहरान के अंदर भी किसी के ऊपर भी कभी भी चाहे हमला कर सकता है। और यही कारण है कि ईरान अब तक बच रहा है डायरेक्टली इजराइल को ब्लेम करने में। ईरान ने अब तक इजराइल को ब्लेम नहीं किया है। पूरी दुनिया जानती है कि मोसाद या इजराइल ने करवाया है, लेकिन ना तो ईरान ने अब तक ये बोला है कि इजराइल ने हमला करवाया है और ना इजराइल ने अब तक ये कबूल किया कि हमला हमने किया है। अशरफ, आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर चुके हैं, आप बेरूत में भी थे और इजराइल और जो बॉर्डर है उसका लेबनान से, उससे लगातार आप रिपोर्ट करते आए हैं। क्या यह खतरा उस सीमा पर ज्यादा बढ़ेगा, ईरान का खतरा ज्यादा बड़ा है, या फिर हूथी, हमास और हिजबुल्लाह तीनों का एक तरफ से जुड़कर हमला होगा इजराइल पर? गौरव, बिल्कुल आपने सही कहा कि दरअसल अगर देखें तो जैसे राजेश बोल रहे थे कि ईरान पहले तो डायरेक्टली जो है इजराइल के साथ युद्ध की परिस्थिति खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी जो है 3H जिसको हम कहते हैं, हूतीज, हिजबुल्लाह और हमास। लेकिन हिजबुल्लाह जो है सबसे ज्यादा ताकतवर इन तीनों में माना जाता है और सीधे तौर पर इजराइल के सीमा पर खड़ा है। हूतीज को यमन से जो है कोई अटैक लॉन्च करना है, लेकिन यहां पर जो हम साउथ लेबनान की बात करें, वहां पर ऑलरेडी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो ईरान की पुष्टपनाही से हिजबुल्लाह ने खड़ा किया है, और तीनों इन प्रॉक्सीज में सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा है और बहुत ज्यादा असर और नुकसान जो है इजराइल को पहुंचा और है। ऐसी परिस्थिति में फुआद शुकुर को मारकर इजराइल ने एक बड़ा संदेश हिजबुल्लाह को भी दिया है कि घर में घुसकर हिजबुल्लाह के सबसे बड़े कमांडर, जो हसन नसरुल्लाह का दायां हाथ माना जाता है, उसको इजराइल ने मार दिया, वो दायां हाथ काट दिया। इस खबर पर रहेगी नजर। आप सब मेरे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद।